गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पानी देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा गियासुद्दीन बलबन यानी कि मध्यकालीन इतिहास की आज ये हमारी 5वीं वीडियो होगी। तो इसमें बलबन के बारे में हम कुछ जो उसके कल्याणकारी कार्य थे या फिर उसकी कुछ नीतियाँ थी जो मानवता के लिए बहुत ही क्रूर थी, उसकी उन नीतियों के बारे में गंभीरता से बहुत ही डीपली हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में, बलबन दरबार में कैसे नियुक्त हुआ था। तो ये बताते हैं कि बलबन एक तुर्क था और बाद में यहाँ पर जो बिक्री के लिए आया था, यानी कि इसको दास के रूप में बेचा गया था। बलबन को दासों का दास भी कहते हैं। तो दिल्ली के बाज़ार में इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था और बाद में उसकी फिर कुशलता से प्रभावित होकर इसे चालीसा में शामिल किया गया। तो बिक्री कहाँ हुई थी? सबसे पहले दिल्ली के दास बाज़ार में। तो बहाउद्दीन बचपन का नाम था, ये गुलाम के रूप में खरीदा गया और इल्तुतमिश ने अपने चालीसा दल में इसको शामिल किया। और इल्तुतमिश के जो उत्तरावर्ती शासक थे यानी कि उनके उत्तराधिकारी सक्सीसर, जैसे ये बने रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन, ये उनके दरबार में भी इन्होंने कार्य किया है। तो रजिया ने इसको एक उपाधि भी दी थी अमीर ए शिकार की, यानी कि जब वो शिकार पर जाया करती थी इसको हेड बनाकर, यानी कि ये चीफ बनता था, उसमें सहायता करता था। और उसके बाद में जो नासिरुद्दीन यानी कि इलबरी वंश का जो अंतिम शासक हुआ है, जैसे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में 3 वंश हुए हैं, मामलुक वंश, इलबरी वंश और बलबनी वंश। इल्तुतमिश का जो वंश था वो इलबरी वंश था। तो इलबरी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन के दरबार में इसका जो ओहदा था, पद, उसमें बढ़ोतरी की गई। नासिरुद्दीन ने इसे एक पद दिया था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का जो पद होता था, जैसे चीफ ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि जो विदेशी आगंतुक होंगे उनका वेलकम करने वाला, उनका स्वागत करने वाला। तो अमीर हाजिब का पद दिया गया। और इसके बाद में एक अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर बोलते हैं जैसे आर्मी का चीफ होता है, ख़ास तौर से अश्वशाला का प्रमुख, अमीर आखूर का पद दिया गया। इस पद पर नियुक्ति की। ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट पोस्ट मानी जाती थी, एक अति महत्वपूर्ण पद था अमीर आखूर का। तो पहले अमीर हाजिब का पद, उसके बाद में अमीर आखूर का पद दिया था। और नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी। देखना, उलुग खां की उपाधि के बारे में जानिए। ये उपाधि भी प्रोमिनेंट एक टाइटल माना जाता था। ये एक समय में एक ही व्यक्ति के पास रहती थी, उलुग खां की उपाधि। तो एक अमीर हाजिब या अमीर आखूर के पद पर होना और उसके साथ ये उपाधि मिल जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसने, बलबन ने क्या किया, पद पर रहते हुए अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ में किया। बलबन की पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ में। वैवाहिक संबंध जैसे होते हैं तो वहाँ पर और पद में बढ़ोतरी होती है बलबन के। बलबन को एक बड़ा पद दिया गया, नायब मुमालिक। इस पद के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नायब मुमालिक जो पहले राजा हुए थे एक, उसने नायब का पद ये किया था उत्पन्न। नायब का अर्थ होता है छोटा, यानी कि सुल्तान के बाद में जो पद बनेगा वो नायब मुमालिक होगा। रजिया सुल्तान के शासनकाल में उसके जो परवर्ती बहराम शाह ने, ये पद किसने ईजाद किया था, किसने बनाया था, सर्जित किया था? बहराम शाह ने, जो रजिया सुल्तान के बाद बना है। बहराम शाह ने इस पद को बनाया था। तब से ये पद चलन में था। तो इस पद पर नियुक्ति किसकी? बलबन की। यानी कि बलबन अब इसमें तरक्की करता हुआ गया। और इस नियुक्त होने के बाद में अपने जो भाई है, तो इसके चचेरा भाई था और एक दूसरा भाई था किसलू खां। किसलू खां को भी वहाँ पर पद दिया गया था। किसलू खां को जो अमीर हाजिब का पद, यानी कि जो इसके पास पहले हुआ करता था, ये पद दिया था। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कोरोनेशन, ये दिल्ली में किया गया। तो यहाँ पर 2 उपाधि धारण की थी, एक तो जिल्ले इलाही या एक नियाबत ए खुदाई। ये उपाधि, जिल्ले इलाही की जो उपाधि थी, इसका मीनिंग क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि इमेज ऑफ द गॉड। ये बताया गया था कि ईश्वर के या खुदा के पैगंबर के बाद में इस धरती पर जो पद होता है वो सुल्तान का होता है। तो अपने आप को एक तो ईश्वर का प्रतिबिंब या खुदा का प्रतिबिंब और दूसरा ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ये घोषित किया था। तो उपाधि कौन कौन सी थी? जिल्ले इलाही और नियाबत ए खुदाई की उपाधि। ओके, इसके बारे में कहावत है कि ये बहुत छोटे पद से बहुत ऊपर तक
इसने जो प्रोग्रेस की थी, यानी कि पहले क्या था, एक मलिक होते हुए खान बना और फिर सुल्तान बना। ये कहावत आती है, एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहावत किसके लिए प्रचलित थी, तो बलबन के लिए। बलबन शुरू में क्या था, गुलाम था, उसके बाद में क्या बना, एक मलिक बना, फिर खान का उसको पद दिया गया और बाद में फिर सुल्तान तक ये अपना उसमें पद संभाला। तो क्या था, एक बार और देखिए कहावत, एक मलिक होते हुए भी खान बना और फिर सुल्तान बना। और इसने जो कार्य वहाँ पर किए थे, सबसे पहले तो चालीसा का दमन किया था। देखना शुरुआत में ये भी एक खुद चालीसा का सदस्य था। चालीसा क्या थे, जिसकी जो सर्जन किया था इस पद के लिए, यानी कि जो संगठन बनाया था, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ये तुर्क सरदारों का एक संगठन हुआ करता था जिसमें 40 सदस्य होते थे। उन्हीं में से इक्तेदार या अख्तिदार या फिर जो हेड बनते थे किसी स्टेट के, उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो इसने चालीसा का अंत किया था। ये क्यों किया था, क्योंकि सभी चालीसाओं की जांच करवाई और जांच में कुछ लोग वो पाए गए जो अकुलीन और निम्न वर्ग के या गरीब लोग थे, उन सबको हटा दिया गया था। वो 30 पाए गए थे, 40 में से 30। चूँकि ये गरीबों से क्रोधित होता था। इनके बारे में एक कमेंट आता है कि बलबन का कहना था कि जब भी मैं किसी निम्न या तुच्छ या गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो उठती है। ये किसके बारे में कमेंट है, बलबन के बारे में। बलबन के दरबार में गरीबों के लिए कोई प्रवेश नहीं था, उन्हें दरबार से निकलवा दिया करता था और अपने सहायकों से यहाँ तक कि उनकी हत्या भी करवा दिया करता था। एक चालीसा का अंत किया जिसमें गरीबों के लिए प्रवेश पर निषेध किया। दूसरा, एक लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति क्या थी, जब राज्याभिषेक हुआ इन्होंने अपना राजत्व का सिद्धांत घोषित किया। राजत्व क्या होता है, प्रिंसली स्टेट। जैसे आज की डेट में हमारा जो राजत्व का सिद्धांत वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। किसी देश में राजशाही होता है, वहाँ का राजशाही हो जाएगा। तो यानी कि देश में जो शासन है वो किस तरीके से चलता है, उसको राजत्व का सिद्धांत। तो राजत्व का सिद्धांत क्या था, बलबन का लौह एवं रक्त की नीति। इसकी घोषणा की थी गद्दी पर बैठते ही। इसका क्या मीनिंग था कि लोहे की तलवार की सुल्तान के पद के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ तक कि लोहे की तलवार भी उठानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर रक्त भी बहाया जा सकता है, सुल्तान का पद बचाना है। लेकिन चूँकि सुल्तान का पद ये पैगंबर के बाद, प्रोफेट जो अवतार होते हैं, अवतार के बाद ये सुल्तान का पद मानता था। एक दरबार में कुछ जो गैर इस्लामिक प्रथाएं थी वो शुरू की थी। क्या, एक सिजदा प्रथा थी, सजदा प्रथा। ये क्या थी सिजदा प्रथा, कि जो भी दरबार में आएगा वहाँ पर अपने घुटनों के बल वो शीश झुकाएगा राजा के सामने। इसको क्या बोलते थे, सिजदा प्रथा। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम वर्ग था उसके खिलाफ हुआ। एक तो सिजदा प्रथा शुरू की। दूसरी एक पैबोस प्रथा। पैबोस प्रथा क्या थी कि राजा के दरबार में आने पर वो राजा की जो भी आगंतुक होगा राजा के वो पैर चूमते थे, यानी कि सुल्तान के पैर चूमते थे। ये पैबोस प्रथा थी जो बहुत ही गलत प्रचलन था। तीसरा, एक नौरोज का त्यौहार था जो ईरानी पद्धति पर आधारित था। ईरान में इस त्यौहार को मनाते थे, नौरोज का त्यौहार। तो नौरोज का त्यौहार यहाँ दरबार में मनाया जाने लगा फेस्टिवल, और इसमें जो सुल्तान था वो खुद भी पार्टिसिपेट करता था, यानी कि भागीदारी करता था। एक बलबन ने क्या किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। खुतबा जैसे फ्राइडे में जो नमाज अदा करते हैं उसमें खुतबा पढ़ते हैं, तो ये बलबन ने वो अपने नाम से पढ़वाया था। इससे क्या हुआ, मुस्लिम वर्ग और भी खिलाफ हुआ इसके। एक ये था इसमें कि एकुलीन और गरीब लोगों से घृणा करता था। एकुलीन का मतलब जो गरीब या तुच्छ लोग होते हैं उनसे घृणा था। उनके लिए दरबार में प्रवेश पर पाबंदी थी, यानी कि उनकी एंट्री नहीं थी। 30 अधिकारियों को इन्होंने पद से हटाया और कुछ की हत्या कर दी गई थी। यानी कि ये 30 कौन थे, ये एकुलीन थे, ये बड़े अधिकारी थे। लेकिन जब जांच में पाया गया कि वो तो इसमें निम्न आय वाले हैं या फिर वो निम्न वर्ग से संबंधित है, इनका पद ही समाप्त कर दिया, यानी कि चालीसा ही खत्म कर दिया था। हाँ, अपनी सहायता के लिए एक अलग से परिषद का गठन किया था। एक अमीन खां का केस हुआ है इसमें। अमीन खां कौन थे कि अवध के यहाँ के इख्तेदार या अवध के सूबेदार कहिए। बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, तुगरिल खां का विद्रोह। वहाँ के स्थानीय शासक थे। तो तुगरिल खां के या बंगाल के विद्रोह का दमन करने के लिए अमीन खां की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अमीन खां इस विद्रोह को दबाने में असफल हुआ और वहाँ से वो खाली हाथ लौटा। तो अमीन खां को मृत्यु दंड दिया गया था और इतने क्रूरतम तरीके से मारा गया था कि इसके शव को अयोध्या के द्वार पर, जो वहाँ का फाटक था कि द्वार, उस पर लटकाया गया था ताकि जो उसमें आने जाने वाले लोग होंगे आगंतुक वो उसको देख सके। ये बहुत ही क्रूरतम शासक था। एक तो जो नीतियाँ थी ये मुस्लिम वर्ग के खिलाफ थी चूँकि ये खुद ही मुस्लिम था, और दूसरा ये कुछ जो सज़ा देता था ऑन द स्पॉट वो बहुत ही क्रूरतम तरीके से।
तो ये बलबन की कुछ नीतियाँ थी। अभी और भी आगे चर्चा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं बलबन के अन्य कार्यों के बारे में। तो बलबन ने और क्या कार्य किए थे? दरबार में हंसने पर प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी ना तो गरीब लोग वहाँ पर प्रवेश करेगा और ना ही कोई दरबारी या उनके जो नोबेल्स हुआ करते थे वो आपस में हंसकर बात नहीं करेंगे, ना ही वो एक साथ बैठकर बातें कर सकते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा। जैसे बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल अपना व्यवहार और गंभीर एकाकी बनाया। वो ज़्यादा सीरियस और एकाकी का मतलब वो अलग रहने लगा था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान से कोई भी मिल नहीं सकता था, सिर्फ वजीर ही मिल सकता था। तो इसमें था वजीर के अलावा कोई भी सुल्तान से नहीं मिल सकता था। एक ये पाबंदी लगाई गई थी, यानी कि हर कोई जनरली वहाँ से जाके नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया। संगीत पर, नृत्य और बातें करना प्रतिबंधित हुआ था दरबार में। ये इसने कुछ नए कार्य, चूँकि इसलिए बताते हैं कि बहुत ही एक क्रूर शासक या स्ट्रिक्ट शासक बना था। फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया था। जैसे फारस में गठन करते हैं, ये सभी की कुछ जैसे दरबार में मनाया जाने वाला नवरोज का त्यौहार था, है ना, ये क्या था? ये फारस जैसे ईरान से लिया गया था। आगे, ये इतना क्रूर या सख्त था कि अपने चचेरे भाई शेर खां को विष देकर मारा, क्योंकि वह सुल्तान से घृणा करता था और ये एक ओहदे पर था। यहाँ पर दरबार में पहले से 40 का पद भी दिया गया था। उसके बाद भी शेर खां एक ऊंचे पद पर होने के बाद भी उसको मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो हेट करने लगा था सुल्तान से, वो घृणा करने लगा था। आगे, इसके शासनकाल में विद्रोह क्या हुए हैं देखना। एक तो मेवातियों का विद्रोह। मेवाती दिल्ली के आसपास का जो जंगल का क्षेत्र पड़ता है, जैसे आज की डेट में देखें गाजियाबाद या उससे जो दिल्ली से सटा हुआ है कुछ हरियाणा में क्षेत्र है ना, सराउंडिंग्स। मेवात का दमन। मेवाती कौन थे? डाकू हुआ करते थे, दिल्ली के आसपास के जंगल में रहते थे। इनका दमन किया था। इसके लिए 3000 सैनिकों की एक सेना अलग बनाई थी इसने। कटेहरों का दमन, ये रुहेलखंड, बदायूं और अमरोहा, इन्होंने आतंक मचाया था। ये भी लूटपाट का ही कार्य करते थे। इनका भी दमन किया था, यानी कि कार्य तो अच्छे किए थे बलबन ने। एक है बंगाल में तुगरिल खां का दमन किया गया था। तुगरिल खां वहाँ के एक स्वतंत्र घोषित कर लिया था खुद को, बंगाल में शासक, यानी कि वो टैक्स देने में उसने कुछ प्रॉब्लम की थी। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसको सोल्यूशन के लिए यहाँ से अवध के एक इख्तिदार को भेजा था जो असफल हुआ था। उसको तो फाटक पर लटका दिया था उसने मृत्युदंड देकर। फिर जो वहाँ का दमन ये था विद्रोह, उसका खुद ही दमन किया था। तो तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। आगे देखते हैं। सुल्तान ने कुछ प्रशासनिक कार्य भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य क्या क्या थे? दीवाने आरिज का एक नया पद बनाया था। ये क्या था? एक न्यूली इमर्जिंग पोस्ट थी, नया पद। नया पद कौन सा बनाया? दीवाने आरिज का, जो सेना मंत्री हुआ करते थे, जैसे ये आर्मी के हेड होते हैं या मंत्री के, ये सेना मंत्री दीवाने आरिज का नया पद। और इससे पहले था ना कि ये दीवाने मुमालिक, वो पद था जो इससे पहले ईजाद किया गया था। इस पद पर जो सबसे पहले नियुक्ति की गई थी इमादुल मुल्क की गई थी, यानी कि सेना मंत्री कौन बने थे? इमादुल मुल्क। और इमादुल मुल्क को एक उपाधि प्राप्त थी, रावत ए अर्ज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये अलग से नोट कर लेना, रावत ए अर्ज, रावत ए अर्ज। अच्छा अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? इमादुल मुल्क, ये तो एक व्यक्ति का नाम है, पदाधिकारी। इस पद पर आसीन होने वाला पहला व्यक्ति इमादुल मुल्क था, है ना। ये उपाधि का नाम है, ये चाहे तो नोट करते रहिए आप साथ साथ। गुप्तचर विभाग जो स्पाइसी सिस्टम होता है, यानी कि खुफिया विभाग को क्या कहते थे? बरीद ए मुमालिक। क्या नाम है? बरीद ए मुमालिक। ये वर्ड कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बरीद किसे कहते थे? मुखबिर को, या फिर जो स्पाइसी सिस्टम था, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई, इसको बरीद ए मुमालिक, और इसका एक हेड होता था अमीर ए मुमालिक। आगे, दोआब में इक्ताओं का पुनर्गठन, सारी इक्ताओं को रद्द किया था और जांच कराई थी। उसमें जांच कराना चाहता था कि कोई इक्तेदार कुलीन या कोई निम्न वर्ग का तो नहीं है, क्योंकि निम्न वर्ग से या गरीब लोगों से घृणा करता था। तो दोआब में इक्ताओं का पुनर्गठन किया था। दोआब का क्षेत्र कौन सा होगा? जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, जैसे जो हमारा क्षेत्र है सहारनपुर मुजफ्फरनगर, ये किस में आ जाएगा? दोआब में। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब। ये दोआब हो जाएगा यहाँ पर, DOEB, दोआब। इतिहासकार कौन कौन हुए दरबार में? अमीर खुसरो और अमीर हसन।
अमीर खुसरो ने तो काफ़ी किताबें लिखी है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे अमीर खुसरो के बारे में। और इसकी अंतिम बुक थी एक तुगलकनामा, खिजर खां में भी रहा है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी में। और शुरुआत अपना लेखन कार्य कहाँ से शुरू किया था? बलबन के दरबार से। अमीर खुसरो को तोताए हिंद, भारत का तोता भी कहा गया है। उत्तराधिकारी कौन हुए हैं बलबन के उत्तराधिकारी? एक तो कैकुवाद, क्यूमर्स और कैखुसरो। कैकुवाद जो इसने अपने पोते के नाम रखे थे, ये फारस के यानी कि जो ईरान था, ईरान के सम्राट के नाम पर आधारित, ये ईरानी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित था बलबन। तो कैकुवाद उत्तराधिकारी बना। शासनकाल सन 1287 से 1290 तक का शासनकाल था, लेकिन इसका ये एक पपेट बना गया, तो कठपुतली शासक बना था। कैकुवाद एक कठपुतली शासक था। इसकी वास्तविक बागडोर निजामुद्दीन के हाथों में थी। निजामुद्दीन ही शासन का संचालन करता था, यानी कि दरबार को यही चलाता था। इसने एक इमारत भी बनाई थी कैकुवाद ने, किला खोरी या किलागढ़ी जो दिल्ली में स्थित है, ये इसी का निर्माण कार्य था। वैसे बलबन की स्थापत्य कला अगर देखी जाए, बलबन ने क्या बनवाया? तो दिल्ली का लाल महल बनवाया था। देखना रेड फोर्ट अलग है ना, लाल किला दिल्ली का अलग है, तो शाहजहां ने बनवाया मुगलों में, और ये लाल महल था, ये अलग था एक। और एक अपने जीवित रहते हुए एक मकबरा बनवाया, मकबरा मुसोलियम जो डोम होती है, यानी कि जो कब्र बनवाते हैं, तो बलबन ने अपने जीवित रहते हुए अपना मकबरा बनवाया था। पुराने राजा इसमें जो शासक हुए मुस्लिम शासक, उनमें प्रचलन था ऐसा कि जीवित रहते हुए मकबरे बनवाया करते थे। ये दिल्ली के पास मेहरौली में बनवाया था, जहाँ पर कुतुब मीनार है या इसमें अलाई दरवाज़ा बना हुआ है, उसी के पास ये मेहरौली में एक मकबरा बना है। तो मकबरा अपने जीवित रहते हुए खुद से बनवाया था, जिसका नाम दिया गया था दारुल अमन। क्या नाम था? दारुल अमन। दारुल अमन का अर्थ होता है इंसाफ का द्वार, यानी कि इंसाफ चाहिए जस्टिस के लिए जो द्वार था, इसका ये अर्थ बताते हैं। और एक जो किताब लिखी गई है एक शाहनामा में, अफरासियाब वंश का बताया गया है, वंश का नाम अफरासियाब। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इलबरी वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था? देखना, हम इसमें गुलाम वंश में 3 वंश पढ़ते हैं, कौन कौन से? मामलुक वंश, इलबरी वंश और बलबनी वंश। तो इलबरी वंश से तो कौन कौन हुए? जैसे रजिया सुल्तान इल्तुतमिश, ये तो इलबरी वंश के। और इलबरी वंश का अंतिम नासिरुद्दीन, और ये इसने नासिरुद्दीन की जब मृत्यु हुई थी, चूँकि नासिरुद्दीन से इसकी पुत्री का विवाह होता बलबन का, तो इसको बलबन को कहते हैं द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक या फिर बलबनी वंश। तो 2 नाम हुए, द्वितीय इलबरी वंश या बलबनी वंश। तो ये बलबनी वंश का जो अंतिम हुआ है कैकुवाद, इसके बाद क्यूमर्स हुआ है ना। अब हम जो आगे पढ़ेंगे चैप्टर, ये खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।